तो जैसे मेलेनिन को हमको बूस्ट करना है अपने बॉडी में, तो हमको क्या खाना चाहिए? थ्रेड्स और फिलर्स डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा। फिलर्स का मैंने आपको पहले जैसे हाँ। एक्सप्लेन किया था। ना सुना है कि पहले आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी कितनी ज्यादा डार्क या डस्की उनकी स्किन थी, अभी वो कितनी ज्यादा उनकी स्किन काफी फेयर हो गई है। अगर आपके अनइवन स्किन टोन है, फॉर दैट यू कैन टेक ग्लूटाथियोन। अंडर आईज में जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं और बैग्स होते हैं, तो उस केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मेरी ड्राई स्किन है, अगर मैं ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो फिर वो सूट नहीं करेंगे। मेकअप के लिए बेसिकली पहले हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। लोग क्या करते हैं, ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लेते हैं। आजकल कोरियन स्किन ग्लास टाइप स्किन अचीव करने का बहुत बड़ा हाइप है ये, तो सबको कोरियन स्किन मिल सकती है क्या? इंडियंस को कोरियन स्किन मिल सकती है? लोग बोलते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट एक्टिवेट करके लगाना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? जरूरी नहीं है कि आप भी नाइसिनामाइड यूज कर रहे हो तो मैं भी वही यूज करूंगी। मॉर्निंग में सबसे पहले फेस वॉश करना है, बीट एनी स्किन टाइप, ठीक है। देन फॉलोड बाय वन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ऑयली स्किन में यू कैन यूज सैलिसिलिक एसिड, ड्राई में आप लैक्टिक एसिड या हाइलोरॉनिक एसिड बहुत अच्छा रहता है, वो यूज कर सकते कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप यूज कर लो, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है आपकी स्किन से। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि तेल लगाओगे ना आप तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, तो डार्क सर्कल्स भी क्योर हो सकते हैं। बोटॉक्स क्या होता है मैम? तो ओपन पोर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? मेलेनिन और पिगमेंटेशन का क्या कनेक्शन है मैम? आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाओगे 100% रिजल्ट्स तो किसी में नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो। आज के हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ, हम बात करें रिहा पटेल की, जो कि एक डॉक्टर हैं और बहुत फेमस इसलिए भी हैं क्योंकि उनके जो ट्रीटमेंट्स, रेमेडीज और स्पेशली जो स्किन केयर वो आपको बताने वाले हैं, वो हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करें। तो हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रिहा का, और जो पेशे से एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे और बेनिफिट आपको बहुत सारा ये करने वाला है। स्पेशली एक टाइम था जब लेडीज के लिए ही हम बोलते थे कि ये सैलून का फेशियल ट्रीटमेंट्स या फेशियल्स या जितनी भी सैलून से रिलेटेड चीजें थी वो सिर्फ लेडीज के लिए थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब सबके लिए सब कुछ है। इवन आई थिंक गाइज आर इक्वली इंटरेस्टेड इन व्हाट गर्ल्स आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ फेस लिफ्टिंग या इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन। तो सारी चीजें जो हैं वो इक्वली अब सब लोग मेंटेन करने लगे हैं अपनी स्किन को। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स वेलकम डॉक्टर रिहा ऑन माय शो। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिहा मैम कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो हाउ इज इट डिफरेंट, लाइक हाउ स्किन aesthetics is different from a salon treatment? ओके, सो फर्स्ट थिंग ये होती है, जो सैलून ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत सुपरफिशियल होते हैं। मतलब इट विल गिव यू इंस्टेंट ग्लो, और आप जो भी उनसे ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे वो बहुत सुपरफिशियल होता है। जो फेशियल एस्थेटिक वाले ट्रीटमेंट होते हैं वो आपके कॉज को भी ट्रीट करेंगे साथ में। तो वो चीजें होती है, तो वो एक तरीके से आपका पूरा प्रॉपर जो चैनल होता है उस अकॉर्डिंग। मान लो आपको एक्ने स्कार्स वगैरह हैं, तो वील सी कि आपको एक्टिव एक्ने तो नहीं हो रहा रिपीटेडली, वील ट्रीट दैट, फिर उसके एक्ने स्कार्स को ट्रीट करेंगे। तो फेशियल, उसमें से फेशियल्स नहीं होते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें होती है। पिगमेंटेशन हो गया, देन योर एंटी एजिंग इज देयर। सैलून में ये सारे ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ मेनली फोकस होता है फेशियल्स पे, मसाजेस पे, लिम्फेटिक ड्रेनेज पे, तो वो सब होता है। बट फेशियल एस्थेटिक्स बहुत डिफरेंट है उस अब जैसे जो एपिडर्मिस लेयर जो होती है बेसिकली उसमें जितने भी फेशियल्स वगैरह होते हैं, जो भी हम अप्लाई करते हैं, आई सपोज कि वो सिर्फ फर्स्ट लेयर को ही टारगेट करता है। देखो क्या होता है, आप सिरम्स वगैरह की बात कर रहे हैं जो हम डेली स्किन केयर यूज करते हैं। देखो क्या होता है, जो स्किन में होता है वो 3 to 4 लेयर्स तक ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर मान लो आप फेस वॉश करने के बाद 2 to 3 सिरम्स भी यूज कर रहे हो, टोनर भी, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, तो वो इतना सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा।
आपके स्किन में। आप एक एक्टिव इंग्रेडिएंट ही यूज करो मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, उसके बाद लेयर इट अप विद मॉइस्चराइजर, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो सनस्क्रीन होगी वो आपको प्रोटेक्शन देगी। तो बस इतना ही एब्जॉर्ब होता है। अगर उसके अलावा आप 3-4 लेयर और लगाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बेसिकली मतलब आजकल मोस्टली जो लोग फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि वो पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बाद वो सनस्क्रीन लगाते हैं, और उसके बाद अगर उनको कुछ मेकअप करना होता है तो वो फिर प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद मेकअप लगाते हैं। तो अब 4 प्रोडक्ट्स हैं मेरे फेस पे, तो चारों मेरी स्किन के अंदर है कि वो स्किन के बाहर है, कहाँ है वो? देखो क्या होता है, मेकअप के लिए बेसिकली पहले हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप मॉइस्चराइजर से हाइड्रेट कर लेते हो, और अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो देन सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो मेकअप आएगा वो उसके ऊपर आएगा, तो वो आपके जो लेयर है उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, वो सुपरफिशियली ही रहेगा। मेन जो आपका अंदर जो प्रोडक्ट गया है दैट इज मॉइस्चराइजर, जो आपको हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, जो बाद में मेकअप उससे फ्लेकी नहीं दिखेगा, हाइड्रेटेड दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा, वो वाली। वो अब जैसे मॉइस्चराइजर की हम बात करते हैं तो हम क्योंकि वो सबसे पहले अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो वो भी रेटिनॉल बेस्ड या कोलेजन बेस्ड होते हैं कि वो हमारी स्किन को बेनिफिट देते हैं एक्सेप्ट मॉइस्चराइजिंग? देखो, मॉइस्चराइजर का काम सिर्फ हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना होता है। उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो दैट इज ऑफ नो यूज हाइलोरोनिक एसिड को छोड़कर। ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड काफी सारे मॉइस्चराइजर में, और सेरामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो आपको हाइड्रेट भी करते हैं। अदर देन दैट मॉइस्चराइजर का और कोई काम नहीं होता। ठीक है, बट कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे वो ऑयली हो, कॉम्बिनेशन ड्राई सेंसिटिव, लोग क्या करते हैं, ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लेते हैं कि ये हमें बट एक्चुअली मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑयली स्किन वालों के लिए भी? हाँ, डेफिनेटली। आप जो ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर होते हैं, जो लाइट मॉइस्चराइजर होता है, दैट यू कैन यूज। तो बट आपको यूज करना चाहिए मॉइस्चराइजर, उसके बाद ही आप सनस्क्रीन लगाओ। तो वो क्योंकि हम ये इन सब चीजों की बात करें जिसमें आपने हाइलोरोनिक एसिड बोला, हाइलोरोनिक एसिड बोला, आजकल बहुत सारी चीजें जैसे पेप्टाइड्स हैं, सेरेमाइड्स हैं, नियासिनामाइड है, देन यू हैव, मतलब इतना सब कुछ है मार्केट में कि एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि मतलब आपको डे केयर कैसे करना चाहिए, नाइट केयर कैसे करें। हालांकि इतनी सारी रिजीम आ गई है, व्हेन आई सी मेरी मम्मी वगैरह को तो वो वही बोलेंगी कि ये क्या करके रखा है, व्हाट इज दिस, एंड स्टिल व्हेन दे यूज इतना मिनिमम थिंग, फिर भी उनकी स्किन इतनी स्पार्कली और इतनी अच्छी है। हम लोग इतना सब कुछ यूज करके भी वी हैव टू स्ट्रगल एवरी डे टू कि मतलब हाँ, स्किन अच्छी करने के लिए हमारे लिए प्रॉपर एक रिजीम फॉलो करना होता है हमको। सो बेसिकली क्या होता है कि पहले के लोगों की बात अलग थी। ठीक है, उनकी स्किन हमसे बहुत बेटर है, उनकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत बेटर होती थी, डाइटरी हैबिट्स, देन स्लीप साइकिल, एवरीथिंग। हमारा सब कुछ डिस्टर्ब है इस जनरेशन का। तो मेन चीज वही आ जाती है, आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा नहीं है, देन लैपटॉप, फोन, यूवी रेडिएशन, सारी लाइट्स वगैरह में होता है, सन एक्सपोजर भी जिनका ज्यादा होता है। जैसे आप जो चीजें यूज करते हैं हमें वो अपनी स्किन टाइप के और स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर मेरी ड्राई स्किन है, अगर मैं ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ तो फिर वो सूट नहीं करेंगे, सूट कर भी जाएंगे तो वो फिर इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। ठीक है, तो सेम वे में अगर ऑयली स्किन वाले में ड्राई वाला यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज, प्रॉपर क्लेंजिंग ही नहीं होगी, एक्ने बार बार आते रहेंगे। तो जिस टाइप का आपका कंसर्न है, मान लो पिगमेंटेशन का है, तो वी कैन यूज समथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि आप भी नाइसिनामाइड यूज कर रहे हो तो मैं भी वही यूज करूंगी। तो सबका अलग अलग होता है, तो हर चीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। अब जैसे किसी का टी एरिया जो होता है वो ड्राई होता है और चीक एरिया ऑयली होता है, तो एक मॉइस्चराइजर मतलब ड्राई एरिया पे भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे ऑयली एरिया पे करेगा? देखो, मॉइस्चराइजर वी कैन कीप सेम। ठीक है, वो हम जो AM/PM रूटीन होता है उसमें थोड़ा वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हो कॉम्बिनेशन स्किन है तो मॉर्निंग में हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको जेंटल चीज़ें दें, जो लाइक जेंटल क्लेंजर हो गया, नॉर्मल मॉइस्चराइजर हो गया। जो नाइट वाला उनका स्किन केयर रिजीम होगा उसमें हम लोग उनको
मान लो सैलिसिलिक एसिड देंगे ताकि प्रॉपर एक्सफोलिएशन हो जाए, तो फिर हम उस अकॉर्डिंगली कंबाइन करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टी जोन में अलग लगा रहे हो और इसमें अलग, ऐसा नहीं ऐसे करना नहीं है। होता। तो वो उस अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है कॉम्बिनेशन के लिए। अब जैसे आपने एक्सफोलिएशन बोला, तो बेसिकली अब जैसे बहुत सारे मैं देखती हूँ कि एक पूरा रूटीन होता है जो उसमें देर आर लॉट ऑफ बॉटल्स जो बोलता है कि एक इज स्क्रब और वन इज एक्सफोलिएशन, वन इज लाइक जस्ट अ फेस वॉश एंड देन अनदर वन इज अ सीरम। और सो हाउ डज लाइक स्टेप बाय स्टेप दीज थिंग्स वर्क? देखो पहले जो हम एएम रूटीन हाँ, डिस्कस करते हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले फेस वॉश करना है, ठीक। बीट एनी स्किन टाइप, ठीक है। देन फॉलोड बाय वन एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। ऑयली स्किन में यू कैन यूज सैलिसिलिक एसिड, ड्राई में आप लैक्टिक एसिड या हाइलोरॉनिक एसिड बहुत अच्छा रहता है, वो यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो, एक्ने प्रोन में भी कर सकते हो, डे टाइम में? डे टाइम ओके। में, हाँ। देन उसके बाद मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन, दिस इज बेसिक जो हमें सबको करना चाहिए, ठीक है। और फिर फॉलोड बाय, मतलब आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी है एवरी 2 to 3 आवर्स, ठीक है, क्योंकि वो मतलब जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ओह, इस तरीके से विटामिन सी ऑल्सो यू कैन यूज, ओके। ठीक है। नाइट टाइम में थोड़े हम और एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं इनको रिप्लेस करके। मतलब अगर कोई कंसर्न नहीं है तो वी कैन यूज नॉर्मली जो हम कर रहे हैं। मान लो पिगमेंटेशन वगैरह है तो वी कैन यूज एजिलिक एसिड, दैट इज वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन, तो वो हम यूज कर सकते हैं आफ्टर फेस वॉश, देन फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें ओके। फॉलो करने चाहिए। ओके। अब जैसे जिनकी नॉर्मल स्किन है मैम, नॉर्मल इन द सेंस जिनको एक्ने नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है, या सेंसिटिव उनकी उतनी स्किन नहीं है, तो आई थिंक वो फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन किसी किसी की स्किन ही इतनी सेंसिटिव होती है, या जो अगर हम स्पेशली टीन एक्ने की बात करते हैं, तो इट not only like destroys your confidence totally, but also आपका स्किन उस समय इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है आपकी स्किन से। तो स्पेशली टीन एक्ने जिन बच्चों को होते हैं, जो स्पेशली अपने अर्ली कॉलेज के टाइम पे या ऐसे, या उनको क्लाइमेट की वजह से, या उनके अपने अर्ली 20s की मैं अगर बात करती हूँ, तो उनके लिए भी सेम रूटीन होता है कि दे हैव टू फर्स्ट फाइंड देयर रूट कॉज, कि भाई पहले हमें अंदर से एक्ने को ठीक करना है एंड देन फिर वो बाहर से चीज़ें यूज़ करें? देखो इंटरनल कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेज एक्ने में क्या होता है, मेनली प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं वो, तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ठीक होता है। हम इतनी छोटी एज में कोई मेडिकेशन वगैरह भी ज़्यादा नहीं देते हैं, हमेशा सिर्फ टॉपिकली लगाने के लिए देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है एक्सट्रीम में, एक्ने भी बहुत तरीके के होते हैं, अगर बहुत पस्चुलर एक्ने है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज तो बेसिक स्किन केयर भी यूज़ करेंगे, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, तो फिर उससे भी बेटर। देखो इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से टेक केयर कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आपकी अगर डाइट बहुत अच्छी है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्ट करते हैं, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा एक्ने को इफेक्ट करता है। अगर इन सब चीज़ों को ठीक करने से आपके नेचुरली ठीक हो रहे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो तो फिर ठीक है। अदरवाइज फिर भी नहीं हो रहे, तब तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सम ट्रीटमेंट या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन। सो बेसिकली मैम, जैसे स्किन एस्थेटिक्स की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली? लाइक बिकॉज मेरे को इतना तो पता है कि स्किन एस्थेटिक्स हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फिलर्स या बोटॉक्स या फेस अपलिफ्टमेंट, लेकिन ये तो मुझे बहुत सुपरफिशियली पता है, ऊपर ऊपर से। एग्जैक्टली जैसे हम फिलर्स की बात करते हैं, फिलर्स नाम से ही हमको समझ में आता है कि समथिंग टू फिल योर स्किन, तो वो कैसे बेनिफिट करता है? फिलर्स बेसिकली वॉल्यूम तो देता ही है, अगर आपको किसी चीज को शेप भी देना हो उसमें भी हेल्प करता है। मान लो कोई असिमेट्री है आपके फेस में, किसी का फेस यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ से, अगर हमें उसको सर्जिकली नहीं करेक्ट करना है तो हम उस पर फिलर डाल के कर सकते हैं। किसी के लिप्स की शेप अलग है, ऊपर वाला बहुत पतला है, नीचे वाला मोटा है, तो हम उसको एक कॉम्पिटेंसी दे सकते हैं। इसी को लिप जॉब बोलते हैं मैम? हाँ हाँ, अच्छा, okay. So nose job is also same, lip job is also yes. to make it even. even या फिर आपको किस तरीके की शेप चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फेशियल स्ट्रक्चर। मतलब आपको लगता है आपकी नोज बहुत पतली है, यू वांट टू गिव सम वॉल्यूम, तो वो सब आप कर सकते हो फिलर्स से। मतलब
कोई भी स्ट्रक्चर आपको एनहेंस करना हो वो फिलर कर, मतलब अंडर आईज में जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं और बैग्स होते हैं, तो उस केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे मैम फॉर एग्जांपल मुझे अगर लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर तरीके का शेप में नोज चाहिए, बट वो हो सकता है कि जब उसका जो आउटपुट आए वो उतना अच्छा नहीं हो, तो वो हम रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, फिलर्स में तो कर सकते हैं, वी अच्छा। कैन डू दैट। वैसे फिलर्स स्टेज फॉर 1 to 1.5 ईयर्स मैक्सिमम, ओके। उससे ज़्यादा नहीं स्टे करते हैं। बाकी अगर फिर भी आपको करवाने के बाद अच्छा नहीं लगे तो वी कैन डिसॉल्व दैट। फिलर्स में वो चीज़ पॉसिबल है, बाकी ट्रीटमेंट्स में नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि फिलर्स में, बोटॉक्स में नहीं है। एक बार बोटॉक्स अगर हो गया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर वी कैन नॉट रिवर्स दैट। बोटॉक्स क्या होता है मैम? बोटॉक्स बेसिकली आपकी एंटी एजिंग के लिए होता है। फाइन लाइन हो गया, रिंकल्स हो गया, आपके क्रोज फीट यहाँ पे, एंड देन फोरहेड लाइंस आपने देखी होगी, हाँ। किसी किसी के बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट Correct. होती है, तो कोई भी लाइंस जो होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए होता है बेसिकली बोटॉक्स। तो वो अगर हमने लगा दिया, पहली बात तो बोटॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। मतलब विद इन 14 डेज आते हैं, बट बहुत अमेजिंग है, स्टेज अप टू 3 to 6 months। ठीक है। बट बोटॉक्स में ये होता है, अगर आपने एक बार कर दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगेगा, ये वो बस आपकी लाइंस जो होती हैं उनको ठीक कर देता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर वो गलत हो गया, मान लो एक मसल की बजाय दूसरे में लग गया, तो वो जैसा है इट विल स्टे लाइक दैट ओनली। ओके, सो बेसिकली मैम बोटॉक्स का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब इज देयर एनीथिंग दैट यू हाँ इंसर्ट? हाँ, वी इंजेक्ट। Okay. हाँ। So those are like from outside or from our own body cells? नो like? नो, दैट इज टोटली डिफरेंट। Okay. हाँ, बॉडी से नहीं होता, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन बोलते हैं उसको, Okay. वो इंजेक्ट करते हैं हम। ओके, अब जैसे मैम जो वैम्पायर फेशियल है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसको हम पीआरपी भी हाँ बोलते हाँ हैं। बिल्कुल। तो हमारा खुद का प्लाज्मा आई थिंक यूज किया जाता है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली जो पीआरपी होता है उसमें आपका ब्लड विड्रॉ करेंगे, ठीक है। उससे प्लाज्मा हम लोग बनाएंगे। प्लाज्मा वो बनाने ऐसे के से बाद, हाँ, रोटेट होता सेंट्रीफ्यूज रहता है। करते हैं हाँ हाँ। बेसिकली। तो उसमें ब्लड से प्लाज्मा आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा बनता है दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, तो हम लोग वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज करते हैं। आपने कोविड में भी बहुत बार सुना होगा कि हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं, तो वो नी ट्रांसप्लांट वगैरह में भी यूज आता है। दैट इज वेरी गुड। लॉट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर होते हैं उसमें, कोलैजन बूस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, तो दैट इज वेरी, ये सबसे सेफ प्रोसीजर है एंड सबसे इफेक्टिव प्रोसीजर है फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक एक्ने स्कार्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एनीथिंग। एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो हम प्लाज्मा यूज करते हैं। ईदर वी कैन इंजेक्ट डायरेक्टली थ्रू इंसुलिन सिरिंज, या फिर हम माइक्रो नेडलिंग, डर्मा रोलर या डर्मा पेन के साथ हम लोग उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं आपकी स्किन में। सो जब इन्फ्यूज होता है वो, तो वो हमारी स्किन के कौन से लेयर तक जाता है? वो मिड लेयर, डर्मिस तक। ओके हाँ। ओके। और वो कितने दिन रहता है, मतलब हमारी स्किन में इफेक्टिव? डिपेंड करता है आप किस कंसर्न से करा रहे हो। जैसे मान लो कोई एक्ने स्कार्स के लिए आया है, तो इट विल टेक 6 to 7 सेशंस की रिजल्ट शो करने और कोई के लिए। ओपन पोर्स के लिए आया? उसमें भी हम माइक्रो नेडलिंग विद पीआरपी ही करते हैं। Okay. उसके लिए उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स। ओपन पोर्स के लिए भी फिलर्स होते हैं मैम? नॉट रियली, उस माइक्रो नेडलिंग से ही काफी इफेक्ट हो जाता है। अब जैसे किसी बहुत सारे लोग हैं जिनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम, उनके मान के चलिए उनको उनके टीनेज में पिंपल्स हुए होंगे, और पिंपल्स जब चले गए होंगे तो उनका ओपन पोर तब से ही रहा होगा। विच टाइम वो डेफिनेटली थोड़ा रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होता है। तो ओपन पोर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, ऐसा 100% तो कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाओगे, 100% रिजल्ट्स तो किसी में नहीं है। ठीक है। एक तो टाइम के साथ खुद भी मिनिमाइज हो जाता है। दूसरी चीज ये है, आप जो स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसमें यू नीड टू मेक चेंजेस। लाइक यू कैन इंट्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड, उससे काफी इम्प्रूवमेंट होता है। फेस वॉश और सिरम फॉर्म में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने स्किन केयर में। दूसरा, माइक्रो नीडलिंग जब हम करवाते हैं तो वो आपका कोलेजन बूस्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं चोट लगती है, ठीक है, तो वहाँ के सेल सारे एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी के, दे फॉर्म अ क्लॉट एंड एवरीथिंग। वो हमारी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है। माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी में क्या होता है, हम लोग माइक्रो इंजरीज करते हैं।
ठीक है, फेस कोई पे। पर्टिकुलर जगह पे चोट देते हो हाँ, आप? ओके। मतलब पूरे फेस पे मान लो हम कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि हमारा कोलेजन बूस्ट हुआ, ग्रोथ फैक्टर्स सब एक्टिवेट हो गया, ओके। तो ऑटोमेटिकली वो ग्लो स्किन वगैरह। हील करती है। हाँ। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर एक्ने स्कार्स हैं या ओपन पोर्स है, वो अपने आप थोड़े थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। हाँ। तो वो मेनली जो काम करता है पीआरपी, ये करता है, माइक्रोनेडलिंग विद पीआरपी और ये सब। तो ओके। वो बेनिफिशियल अब जैसे रहता है। हाइड्रा फेशियल, हाउ इज हाइड्रा फेशियल डिफरेंट फ्रॉम पीआरपी? इसमें तो बहुत डिफरेंस है, ओके। क्योंकि पीआरपी में क्या होता है कि जब हम पीआरपी कराते हैं, एक तो डाउन टाइम होता है, मतलब रिकवरी टाइम, इट विल टेक 2 to 3 days, कराने के बाद भी रेडनेस स्वेलिंग रहती है, देन यू नीड 6 to 7 सेशंस रिजल्ट्स दिखाने के लिए। हाइड्रा फेशियल तो इस बेसिक काइंड ऑफ, मतलब क्लेंजिंग फेशियल ओके। आप मान लो, और जो कि हाइड्रेट करता है, सेंसिटिव स्किन के लिए ओके। काफी बट अच्छा है। उसमें भी मैंने कुछ देखा था इन इन वन ऑफ द वीडियोस दैट आई वाज सीइंग कि उसमें भी दे वर यूजिंग सम काइंड ऑफ थिंग ऑन द फोरहेड, और उसमें भी ऐसे कुछ कुछ लिक्विड रिलीज हो हाँ, रहा था, तो आई वाज एक्चुअली लाइक। उसमें इन्फ्यूजन और एक्सफोलिएशन साथ में होता है। जो सक्शन टिप होती है वो आपकी जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको सक भी करता है, और उसी ओके। के साथ साथ जो सिरम्स होते हैं उनका इन्फ्यूजन होता है। तो ओह। वी कैन सिलेक्ट इस स्किन टाइप के लिए या इस कंसर्न के लिए कौन सा सिरम हम यूज करें। ओके। तो उसमें दोनों चीजें साथ में होती है। ओके। तो और हाइड्रा फेशियल में भी 5 to 6 प्रोब्स होते हैं, अलग 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 अलग, तो वो अलग अलग वर्क करते हैं। ओके। तो वो अब बेसिकली हाँ। एक, मतलब क्लेंजिंग प्रोसीजर या इस तरीके का नॉर्मल फेशियल है, ओके। मेडिफेशियल यू कैन से। ओके। तो वो इसलिए डिफरेंट है उससे। ओके। अब जैसे मैम एक चीज है रेटिनॉल और एक है कोलेजन, ये दोनों हमारी स्किन में ही होता है या नहीं, हमको इनको देना पड़ता है? सप्लीमेंट्स होते हैं ये? नहीं, कोलेजन तो होता है हाँ, बॉडी में। स्किन के अंदर। हाँ, स्किन के अंदर होता ठीक है। है। तो हम लोग कोलेजन बूस्ट करने के लिए चीजें कर सकते हैं, मतलब एक तो आप माइक्रोनेडलिंग वगैरह और ये हाँ। सब आप करवा रहे हो, उससे हाँ। कोलेजन बूस्ट होता है। बाकी आप डाइट वगैरह अपनी अच्छी रखो, तो हाँ। कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन को ग्लो, हाइड्रेशन, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ओके। आप यंग दिखते हो। ओके। ठीक है, जैसे जैसे आपकी बॉडी से या फेस से कोलेजन मतलब जाता कम होता जाएगा, जाएगा, तो हाँ। फिर आप और ज्यादा डल दिखोगे। तो ओह। बेसिकली कोलेजन ये काम करता है। रेटिनॉल तो टोटली डिफरेंट थिंग, वो तो विटामिन ए एक्सट्रैक्ट है, ओके। जो कि हम सुपरफिशियली लगाते हैं ताकि अच्छा, वो एंटी हमारी एज, बॉडी में नहीं नहीं होता है, नहीं हम नहीं, ऊपर से लगाते हैं उसको बिल्कुल सुपरफिशियली? हाँ। ओके। तो रेटिनॉल एंटी एजिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन हो गया, तो उस केसेस में आफ्टर 25 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज लाइक ट्वाइस इन अ वीक इनिशियली, उसके बाद धीरे धीरे वी कैन इंक्रीज। अगर जरूरत नहीं है तो फिर ट्वाइस इन अ वीक ही चलने दो, अगर जरूरत है तो फिर वी कैन इंक्रीज। ओके। अब जैसे डॉक्टर यहाँ ये भी बोलते हैं कि वाइन जो होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, वाइट वाइन जो होती है वो स्किन के लिए अच्छी होती है, और रेड वाइन हमारे हार्ट के लिए। इज दिस ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है ये। अच्छा। हार्म नहीं करती है इतना ज्यादा, बट अच्छी नहीं होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है, एनी काइंड ऑफ एल्कोहल इज हार्मफुल। हार्मफुल। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे सिमिलरली इट गोज विथ स्मोकिंग कि बहुत सारे लोग जो स्मोक करते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, हाँ। और जो नहीं करते हैं उनकी स्किन नॉट नेसेसरीली अच्छी होती है। तो जैसे मोस्टली बोलते हैं लोग कि स्मोक करने से भी आपकी स्किन पे डिटोरिएट होती है, स्किन खराब असर होता डेफिनेटली है। हाँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जिनकी बहुत ग्लोइंग स्किन होती है और फिर भी वो मतलब कैसे ऐसे? देखो क्या होता है, एक तो अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है बहुत ज़्यादा टाइम से, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है उसने आज स्मोकिंग स्टार्ट की तो कल से ही उसकी स्किन खराब होने लग जाएगी। ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप बहुत लंबे टाइम तक करते हो, फिर उसका रिजल्ट 5-6 साल बाद दिखने लगता है, अच्छा। हेयर फॉल होने लगता है। मान लो किसी ने छोड़ भी दी, उसके बाद भी होता है ऐसा। दूसरी चीज ये है कि हर किसी का जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपके अलग है, मेरे अलग है, तो वो जेनेटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसकी स्किन या हेयर कभी खराब ही नहीं होंगे, डेफिनेटली वो डैमेज कर रहे हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, उनकी डाइट हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है वो जिम वगैरह भी करते हो, पूरा अपना बॉडी डिटॉक्सिफाई भी करते हो उसके साथ साथ,
तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा डाइट हो गया, देन वो स्किन केयर भी हो सकता है, अपना हाँ। प्रॉपर सनस्क्रीन लगा रहे हो, तो वो सब चीजें भी काउंट करती अब हैं। जैसे मैम लोग बोलते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट एक्टिवेट करके लगाना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए उसमें बॉटल्स मतलब वगैरह यू पे हैव टू शेक द बॉटल हाँ, एंड यूज इट, लाइक तो हाउ होता हाँ है एक्टिवेट मतलब कोई स्विच होता है? नहीं नहीं या तो बॉटल शेक करनी होती है, या फिर आप पाम पे मतलब रख के और इसको इस तरीके से एक्टिवेट करके आप लगा सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है। जनरली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे आप बता रहे थे कि जेनेटिक होता है बहुत कुछ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था जब मैं स्कूल में थी। देयर वाज अ गर्ल, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो ना एक फ्राइड राइस करके कुछ लेके आती थी। शी बिलोंग टू महाराष्ट्रियन फैमिली, और इतना टेस्टी उसकी मम्मी वो बनाती थी कुछ कोई सा टर्मरिक राइस और सम राइस इट वाज, एंड इट वाज वेरी टेस्टी। वो पूरा ऑयल में होता था। ओके। और आई बीइंग हाफ साउथ इंडियन, मेरे घर में इडली बनता था, तो वो इडली खाती थी। वी यूज्ड टू एक्सचेंज आवर टिफिन बॉक्स। मेरे चेहरे पे इतने, क्योंकि उसके घर पे मोस्टली ऑयल बेस्ड खाना ही ज्यादा बनता था, लेकिन उसकी स्किन इतनी अच्छी थी। और जैसे ही मैंने अपने टीनेज में एंटर किया, मेरे को इतने पिंपल्स आ गए फेस पे, इतने ज्यादा, जबकि खाना एकदम कॉन्ट्रास्ट था। जो नहीं खाना होता है पिंपल के लिए, वो सारा खाना वो खा रही होती थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं था। तो ये भी होता है कि अलग अलग इंसान के बॉडी में अलग अलग खाना भी रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये होता ही है। और मतलब ये बेसिकली इसलिए जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्किन और हेयर के लिए। आप अगर सेम चीज़ खा रहे हो, मैं खा रही हूँ, हो सकता है आपको डाइजेस्ट नहीं हो ढंग से और मुझे हो जाए। ये मतलब कॉमन है, हर किसी की गट हेल्थ अलग अलग होती है, कॉमन नहीं होती है। तो जहाँ तक है कि अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहले जो एक्ने वाले पेशेंट्स होते हैं, हम लोग उनका डेयरी, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, ये सब बंद करवा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती है एक्टिव एक्ने को। अच्छा। किसी किसी को वो एक, क्योंकि ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है। जिनकी ड्राई स्किन है और फिर भी एक्ने हो रहे हैं, तो उनका कॉज कुछ और हो सकता है। हार्मोनल एक्नेज होते हैं, उनको ये सब बंद करवाएंगे तो इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा जब तक हम उनके हार्मोन्स को ट्रीट नहीं करेंगे। तो हर किसी का कॉज भी डिफरेंट होता है एक्ने का। अब जैसे आपने बोला, जैसे ऑयली स्किन जिनको है उनको पिंपल्स अगर है, तो मान के चलिए कि ड्यूरिंग माय अर्ली 20s आई हैड वेरी ऑयली स्किन, लेकिन इन माय अर्ली 30s माय स्किन हैज चेंज्ड। तो ये भी हार्मोन्स की वजह से है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। ये मोस्टली सबके साथ ही होता है। इवन सीजन जब चेंज होता है तब भी होता है। यू नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट्स विंटर्स और समर्स में। हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि जैसे अब आपने मुझे बताया कि XYZ मॉइस्चराइजर आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मे बी इट कैन वर्क फॉर मी इन विंटर्स, बट ड्यूरिंग समर्स वो बहुत चीज स्टिकी लगता है। हाँ, वो चीज होती है, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, विंटर्स में थोड़ा ड्राई वेदर रहता है। हम ह्यूमिड वेदर में तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते वो। तो अगर स्किन टाइप नहीं सूट कर रहा है आपको, तो आप चेंज कर सकते हो। तो करना भी चाहिए, सब लोगों का नहीं होता है सेम, तो वो लोग चेंज करते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब जैसे मेलेनिन कुछ होता है, मेलेनिन हमारी स्किन में, मेलेनिन और पिगमेंटेशन का क्या कनेक्शन है मैम? देखो, मेलेनिन जो होता है वो बेसिकली हमारी स्किन में जो कलर होता है उसका वो देने का काम करता है। योर आईज, योर हेयर। अच्छा, ये सब मेलेनिन की वजह से है? तो मेलेनिन, इवन द स्किन कलर? यस। हाँ, और हेयर का कलर, आपके आई बॉल्स का, इन सब का। और जो पिगमेंटेशन होता है वो बेसिकली अगर जहाँ पे वो प्रोडक्शन ज़्यादा, अब पिगमेंटेशन भी काफ़ी तरीके, हाइपर, हाइपो का, मतलब एक आपने विटिलिगो देखा होगा, उसमें हाइपो होता है, वहाँ पे मेलेनिन कम होता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो मतलब इस साइड पे आ जाता है, डार्क नहीं, लाइट साइड पे, है ना। अगर जैसे किसी को और मिलाज्मा हो गया या उस पर्टिकुलर एरिया में मेलानिन ज्यादा हो गया, तो इसलिए, तो बेसिकली मेलानिन और पिगमेंटेशन का ये रोल है, मतलब साथ में ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो जैसे मेलानिन को हमको बूस्ट करना है अपने बॉडी में, तो हमको क्या खाना चाहिए? नहीं, मेलानिन बूस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं होता बूस्ट? नहीं, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ऐसा नहीं होता।
तो ये भी एक तरीके का फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, ये नहीं, क्या नहीं। होता है ये मेलेनिन कहाँ पाया जाता है? पिगमेंट है, वो आपकी पूरी बॉडी में बॉडी में है। होता है। आपके जो हैंड्स और लेग्स पे भी जो हेयर है उन सबका कलर मेलेनिन से ही मिलता है। अब आपकी स्किन कलर पूरा ओके। मेलेनिन से बना हुआ है। तो किसी किसी जगह मान लो हमें यहाँ पे कोई पैच है तो यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा हो गया होगा। अगर तो ज्यादा हो गया है तो ज्यादा ब्राइट ब्राउन दिखना चाहिए ना? नहीं, अगर ज्यादा हो गया गया तो ज्यादा डार्क दिखेगा। अच्छा, अगर कम हो गया तो फिर लाइट लाइट होगा। दिखेगा। हाँ, ओके। तो वो तो होता वो है। भी कभी कभी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हाँ, है हमारे अनइवन बॉडी में। स्किन टोन जब होती है, जब मेलेनिन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। हाँ, क्योंकि हाँ। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन में पिंपल्स नहीं होते हैं, बट उनके फेस में ऐसे हल्का सा एक सर्कल होता है जो कि थोड़ा वो ब्राइट होता है मिलाज्मा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वही ओके। होता है। बाकी अलग सन डैमेज एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता हाँ। है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलाज्मा ही होता है वो। ओके। तो वो मेलानिन के मतलब एक्सेस हाइपर पिगमेंटेशन में यही होता है, मतलब कि कहीं पे भी ज्यादा पिगमेंटेशन कोई भी बॉडी पार्ट में अगर होगा तो उस जगह वो ब्राउन स्पॉट या डार्क स्पॉट सा बन जाएगा। तो वो मेलानिन, तो मेलानिन को हमें कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है उसका। उसको जैसा है वो अपने हाँ, आप ही बॉडी अगर कोई प्रोड्यूस करती है। पिगमेंटेशन हाँ। हो रहा है तो पिगमेंटेशन को हमें ट्रीट करना है, मेलानिन का हमें कुछ नहीं करना। पिगमेंटेशन हो रहा है कहीं हाइपर हाइपो जो भी है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो ट्रीटेबल होता है। ओके। अब जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं या बैगी आई होती है, ये भी जेनेटिक हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। ओके। जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो तो मल्टीफैक्टोरियल होता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है, आपका स्ट्रेस हो गया, वाटर इनटेक, स्लीप साइकिल, आप कितनी देर फोन या लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें, स्मोकिंग हो गया। तो वो थ्रेड फिलर्स क्या होते हैं बेसिकली? नहीं, थ्रेड्स और फिलर्स डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा। फिलर्स का मैंने आपको पहले जैसे हाँ। एक्सप्लेन किया था, टू फिल समथिंग या फिर किसी चीज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है उस, या फिर कोई असिमेट्री है। थ्रेड्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फेस लिफ्ट के लिए, ठीक है। आपका कुछ भी मतलब ड्रूपी है बहुत ज्यादा, जिनको एकदम सैग हो जाती है जिनकी स्किन, उसमें हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा नेजोलेबियल फोल्ड बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, हाँ, बहुत किसी सारे किसी लोगों लोग के। नीचे हो जाते तो हैं। हाँ। उसमें क्या होता है, फिलर्स और थ्रेड्स का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले हम थ्रेड से उसको थोड़ा स्ट्रेच करके ऊपर कर लेते हैं, देन जितना बचता है उसको फिर हम फिल करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 90% तक बिल्कुल चला जाता है। और थ्रेड्स भी बेसिकली 1 to 1.5 years तक रहते हैं आपकी स्किन में, तो वो भी मतलब कंटिन्यूसली आपका कोलेजन बूस्ट करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं थ्रेड्स के। थ्रेड्स भी 2 टाइप के होते हैं, कॉग थ्रेड्स एंड मोनो थ्रेड्स। कॉग थ्रेड्स फेस लिफ्ट के लिए यूज होते हैं, मोनो थ्रेड्स एक्ने स्कार्स के लिए, या बहुत ज़्यादा जैसे आपने नेक पे देखा होगा किसी के बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, तो अगर बोटॉक्स नहीं कराना चाहते तो थ्रेड्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मोनो थ्रेड्स करते हैं, वो थोड़े छोटे आते हैं, तो उनको हम डाल देते हैं अलग अलग पोजीशन में, तो उससे कोलेजन बूस्ट होता है। वो बेसिकली कोलेजन बूस्ट करने का ही काम स्किन के अंदर डालते हैं थ्रेड को? ओके। और वो फिर बाहर निकाल लेते हैं निडल, तो थ्रेड अंदर ही रह जाता है। ओह, तो वो काफी अच्छा प्रोसीजर है एंटी एजिंग के लिए भी और फेस लिफ्ट के लिए भी। ओके। जैसे आपने बोला कि बोटॉक्स जिनको नहीं कराना होता, तो जहां तक मैं समझती हूँ बोटॉक्स सिर्फ फेस पे नहीं गले पे भी होता है? गले पे भी होता है। और हाइपर हाइड्रोसिस सुना है आपने? मतलब जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, ओके। ठीक है, स्वेटी पाम्स, हाँ, अंडर स्वेटी पाम्स आर्म्स होते हैं लोगों के है मोस्टली। ना, हाँ। तो उसमें बोटॉक्स कर सकते हैं, तो उससे स्वेटिंग नहीं होती है, ओह। वो रुक जाता है। हाथों में भी होता है? हाँ हाँ, हाथ में भी कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में जैसे किसी को बहुत ज़्यादा, आप किसी भी पोर्शन में बोटॉक्स करवाओगे उसमें स्वेटिंग आपको कम हो जाएगी, तो कई लोग इसी के लिए कराते हैं। बाकी एक मेसेटर हाइपरट्रोफी होती है, मेसेटर मसल होता है यहाँ पे, उसकी हाइपरट्रोफी होती है, उसमें भी बोटॉक्स करते हैं। आपने देखा होगा किसी का ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है, हाँ। तो वो उसकी वजह से अगर उसमें बोटॉक्स देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ओह, तो जो ये इतनी जॉ लाइन दिखती है सेलिब्रिटीज की, वो इसकी वजह से दिखती है? या वो सच में बहुत ज्यादा वर्कआउट भी करते हैं? वर्कआउट भी करते हैं, उनकी डाइट भी अच्छी होती है। बाकी वो जो जॉ लाइन एनहेंस कराते हैं वो हम फिलर्स से करते हैं।
मतलब बेसिकली आप कुछ भी अगर एनहेंस करवाना चाहोगे तो उसमें 2-3 कॉम्बिनेशंस हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो किसी को एक ही कंसर्न हो कि मुझे रिंकल्स है तो मुझे सीधा बोटॉक्स कराना है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है कि मतलब मुझे सारा ही पूरा ठीक कराना है, तो वी कैन गिव कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कि आप इससे लिफ्ट करा लो, इतना हम फिलर कर सकते हैं, इसमें बोटॉक्स कर सकते हैं, तो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जॉ लाइन एनहांसमेंट के लिए कोई प्रोसीजर किया और फिर मान के चलिए आपने मेरे ऊपर किया और मैंने 15-20 दिन के बाद वेट पुट ऑन कर लिया, तो अभी मेरा जो बेसिक नेचर है मेरे जॉ का वो तो ओवल है, क्योंकि मैंने और फैट अक्यूमुलेट कर लिया, तो वो जो जॉ एनहांसमेंट है वो उसका क्या होगा? वो थोड़ा सा तो गड़बड़ा जाएगा। देखो शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है मुझसे। जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी चीजें कसरत करोगे तो पतले हो जाओगे। ये सिर्फ एक एड ऑन है आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, घर में बैठो और ये सब चीजें। नहीं, उसके लिए भी है, वी कैन डू लाइपोसक्शन डबल चिन के लिए। अच्छा, लाइपोसक्शन, हाइफू, बहुत सारी चीजें होती जैसे ना हम लोग ने सुना है ये चीज कि सेलिब्रिटीज, फलाना सेलिब्रिटी ने ये कराया है, फलाना सेलिब्रिटी ने पतले होने के लिए, गोरे होने के लिए। मैंने तो कितना सुना है कि पहले आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी कितनी ज्यादा डार्क या डस्की उनकी स्किन थी, अभी वो कितनी ज्यादा उनकी स्किन काफी फेयर हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द कॉस्मेटोलॉजी वर्ल्ड, बट ओनली द एक्सपर्ट्स कैन टेल। मतलब ऐसा हो, उनके पास तो देखो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। हाँ। सबके पास नहीं होते ऐसा इतने ज़्यादा सोर्सेज। बाकी मतलब ऐसा स्किन लाइटनिंग या ब्राइटनिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कि मतलब आपकी स्किन टोन ही पूरी चेंज हो जाएगी। हाँ। इतनी ज़्यादा उनके उसके लिए वो लोग अपनी डाइट भी चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Okay. तो बेसिकली अगर आपके अनइवन स्किन टोन है, फॉर दैट यू कैन टेक ग्लूटाथियोन। अनइवन स्किन टोन ये बहुत चल रहा है मैम, ग्लूटाथियोन। तो वो आप ले सकते हो अनइवन स्किन टोन को इवन आउट करने के लिए। ओके, ओनली दैट इज द पर्पस दैट इट सर्व्स, कि कुछ और भी एडवांटेज होते हैं? बाकी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। मतलब मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह, रेडनेस है, स्वेलिंग है, उसको कम करता है। देन हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरीके से। तो वो इट इज अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो हम लोग उसको बाहर से लेते हैं। या तो ओरल फॉर्म में या आईवी ड्रिप के फॉर्म में। हाँ, मतलब किसी भी टैबलेट, पाउडर की फॉर्म में, देन आईवी ड्रिप्स की फॉर्म में भी लेते हैं हम। तो उससे फिर उसका एक अमाउंट मेंटेन रहता है, तो फिर उससे इवन स्किन टोन हो जाती है और काफ़ी ग्लोई हो जाती है। बट उससे ऐसा नहीं है कि आप एकदम डस्की से पूरे वाइट हो गए, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये एक प्रॉमिसिंग वो नहीं होता, उसको दिखाया इस तरीके से गया है कि ये करवाओ। बहुत लोग एड्स भी ऐसे करते हैं कि ये इतना और 10 सेशन बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ऐसा पहले मैं बहुत काला था, फिर मेरे फ्रेंड जॉन ने बताया। बेसिकली अगर ऐसा है कि आपके हाथ का कलर डिफरेंट है और फेस का डिफरेंट है, तो वो इवन आउट हो जाएगा। किसी किसी को टैनिंग हो जाती है, तो उस केस में भी आप ले सकते हो रेगुलरली, तो वो उसमें हेल्प करता है। अब जैसे ग्लूटाथियोन एक बूस्टर हो गया, कोलाजन बूस्टर एक हो गया, तो अभी इन दोनों में से कौन सा बूस्टर लेना चाहिए फॉर जैसे लेट 20s या अर्ली 30s या नॉर्मली लेडीज को? देखो, ग्लूटाथियोन तो कोलेजन आप ओरली लेने को कह रहे हो? मतलब हाँ, नहीं इनटेक इन कोलेजन लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप कोलेजन टैबलेट्स वगैरह, मतलब दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, आप कोलेजन वैसे नेचुरली मतलब डाइट वगैरह में लेके उससे बूस्ट हो जाता है। जैसे कि क्या खाना चाहिए उसके लिए? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन टेक फिश वगैरह, फिर अगर नट्स वगैरह आप खाते हो, सीड्स यू कैन टेक, तो उससे नॉर्मल रहता है। फिर आप जो ट्रीटमेंट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और
बाकी अगर आप जैसे कोई ट्रीटमेंट कराते हो उससे अपना नेचुरली कोलेजन बूस्ट होता है, माइक्रो नीडलिंग वगैरह हो गया इन सब से। तो कोलेजन ड्रिंक्स आती हैं आजकल, दैट इज ऑफ नो यूज, वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं आपकी बॉडी में। अच्छा। उसको आजकल कोलेजन कोलेजन सब इतना ज़्यादा सुन रहे हैं तो सब लोग वो बना के और मार्केटिंग करके फिर उसको दे रहे हैं, पर उससे एक्चुअली कोई वर्क होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली कोलेजन करता क्या है, आपकी इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो ऑलरेडी है आपकी बॉडी में। और वो धीरे धीरे कम क्यों होता है, क्योंकि सन डैमेज वगैरह से या फिर एक्सेस आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस हो गया, स्लीप साइकिल हो गया, आप ये सब चीज़ें नेचुरली ठीक कर लोगे तो काफ़ी उसी से बेटर हो जाता है। और ग्लूटाथियोन दूसरी चीज़ है, मतलब वो कोलेजन से रिलेटेड नहीं है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आप बाहर से, इट इज़ लाइक कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, आप बस बाहर से वो सप्लीमेंट ले रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो आप ले सकते हो। तो ग्लूटाथियोन उस तरीके से वर्क करता है। तो ग्लूटाथियोन बेसिकली मेजरली आपकी स्किन को ही टारगेट करता है, इट इज फॉर नरिशिंग योर स्किन अलोन। स्किन एंड इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। कोई बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है या रेडनेस स्वेलिंग है उसको भी कम करेगा। रेडनेस मोस्टली आई थिंक लोगों के फेस पे ज्यादा होती है, बिकॉज सन से डायरेक्टली आपका फेस एक्सपोज्ड रहता है, आई सपोज। मतलब सबके साथ नहीं होता है ऐसा। अच्छा। काफी केसेस में होता है, उसको रोजेशिया बोलते हैं। अच्छा। जो सन में बाहर पैर रखते ही पूरा लाल हो जाता है। एग्जैक्टली। स्किन कंडीशन होती है रोजेशिया, दैट कैन बी ट्रीटेड। ओके। तो वो हम अब जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं धूप में एक साथ बाहर जा रहे हैं, आपने भी सनस्क्रीन लगाया है, मैंने भी लगाया है, तो हम दोनों का एसपीएफ डिफरेंट होगा सनस्क्रीन का? देखो, SPF 30 से कम तो नहीं यूज़ करना चाहिए, मिनिमम SPF 30 आपको यूज़ करना चाहिए। आई वुड तो रिकमेंड SPF 50 फॉर एवरीबडी। ठीक है, जो भी है, बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, SPF 50 ही आपको लगाना चाहिए, वही बेनिफिशियल है। और 30 से कम लगा रहे हो तब तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। और सनस्क्रीन भी 2 फिंगर रूल होता है, हम बहुत छोटा सा लगाते हैं, ऑयली स्किन वाले स्पेशली बहुत कम सनस्क्रीन लगाते हैं, ये ऑयली लगता है, बट एक्चुअली 2 फिंगर्स फुल हमें लगानी चाहिए, तब एक्चुअली वो पूरे फेस को और नेक को कवर करता है। ओके। बट वो फिर बहुत स्टिकी नहीं हो जाएगा वाइट सा? वो हर स्किन टाइप की अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपको नॉन स्टिकी चाहिए तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं बाहर, जेल बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड, जेल बेस्ड होती है, देन वाटर बेस्ड भी आती हैं, वो काफ़ी अच्छी रहती हैं ऑयली स्किन के लिए, तो वो मतलब बेनिफिशियल है। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीदो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आप और मैं साथ में अगर धूप में जा रहे हैं, हो सकता है कि मेरे फेस पे टैनिंग ज्यादा दिख रही है, आपके में नहीं दिख रही, क्यों ऐसे? एक तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि मेरी स्किन मतलब काफ़ी रिएक्टिव नहीं है सन से, या हाँ रिएक्टिव भी नहीं है, और दूसरा मैं सनस्क्रीन कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ वो भी डिपेंड करता है। हाँ, कि मान लो आपने अभी 1 साल से लगाना शुरू किया, मैं 5-6 ईयर्स से लगा रही हूँ, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। ओके। तो वो है। बाकी अब जैसे जैसे देखो और कुछ भी यूज नहीं हो पाए तो ये तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट सनस्क्रीन तो सबको यूज करनी चाहिए, चाहे आप बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो जैसे सनस्क्रीन जो नाम है इसका मतलब ये होता है कि जब आप धूप में जा रहे हो, अभी जैसे हम अगर इंडोर में हैं या किसी इंडोर पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे भी लाइट्स है लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स है, तो तब भी लगाना चाहिए सनस्क्रीन? हाँ, क्योंकि उसमें यूवी रेडिएशंस होते हैं। कई लोगों की नाइट शिफ्ट जॉब्स होती हैं, पर वो लोग पूरे टाइम लैपटॉप खोल के उस पर काम करते हैं, तो वो बिल्कुल उसके सामने ही है यूवी रेडिएशन के, तो उनको लगानी चाहिए। आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो तो आप एक बार लगा लो, बट व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट यू हैव टू रीअप्लाई एवरी 2 to 3 आवर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं अप्लाई करते हो तो आप देखते होगे कि थोड़े टाइम बाद चेहरा थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है, ऑक्सीडाइज सा हो जाता है, डल लगने लग जाता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि उसका काम अब खत्म हो गया, यू हैव टू रीअप्लाई। ओके। जैसे मैम आजकल लेजर हेयर रिमूवल के बारे में हम सुनते हैं, तो दैट इज बेसिकली व्हाट? सो पहले तो लेजर हेयर रिडक्शन होता है, रिमूवल नहीं होता, क्योंकि पूरा रिमूव नहीं होता है। ठीक है, रिडक्शन, योर हेयर रिड्यूसेस टू 80 to 90% बॉडी हेयर। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, हम लोग अलग अलग लेजर्स यूज करते हैं टू रिड्यूस योर बॉडी हेयर, ठीक है। किसी भी बॉडी पार्ट का आप करवा सकते हो। वो मिनिमम 7 to 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। हर महीने में एक एक या 1.5 महीने में एक एक सेशन होता है। तो उसमें आपकी ग्रोथ 80 to 90% तक रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली जो हेयर के रूट्स होते हैं वहाँ पे ये वर्क करता है। बेसिकली जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो लेज़र में से लाइट एमिट होती है, वो उसको हीट में कन्वर्ट करके फॉलिकल्स को डैमेज करता है। मतलब जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, तो वो डैमेज हो जाता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ अपने आप कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि जो लेज़र होता है वो सिर्फ जो ग्रोथ फेज में आपके बाल होते हैं उसी पे वर्क करता है, ठीक है। उसमें भी एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, ये सब फेजेस होते हैं हेयर के ग्रोथ के। तो जो सिर्फ ग्रोथ फेज में होता है उसी में वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेशंस इसीलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपका बॉडी का हर बाल एक ही साथ एक फेज में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए तभी ग्रोथ रिड्यूस होगी जब आप नंबर ऑफ सेशंस लोगे। तो ये चीज़ होता है। बेसिकली हम लोग तो डायोड लेज़र यूज़ करते हैं, वो इंडियन स्किन के लिए बेस्ट है। तो बाकी जगह पे एनडी आग भी यूज़ करते हैं, देन आईपीएल लेज़र भी होती है, बट अभी इंडिया में बेस्ट डायोड लेज़र ही है, तो वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब हेयर हम उगाने की बात करते हैं। हम रिडक्शन की तो बात कर ली हमने। जैसे हम पीआरपी की बात कर रहे थे, तो फेस पे तो वो होता ही है, हेयर में भी इंजेक्ट किया जाता है स्कैल्प में। हाँ हाँ, बिल्कुल किया जाता है। उसमें भी प्रोसीजर सेम होता है। आपका ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो प्लाज्मा बनेगा उसको इंजेक्ट करते हैं। अलॉन्ग विद अलग अलग हेयर ग्रोथ फैक्टर्स भी आते हैं अलग से, जिनमें अमाइनो एसिड्स, फॉलिक एसिड, ये सब होता है, जो कि एक तरीके से फूड फॉर हेयर होता है, जिसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। वो हम करते हैं। आजकल पीआरपी भी बहुत तरीके की हो गई है। जीएफसी थेरेपी होती है, इसमें प्रोसीजर तो सेम होता है, बट जो ट्यूब्स आती हैं जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं आपका प्लाज्मा, वो डिफरेंट आती है। उसमें खुद में ही बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा को एनहांस कर देते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ सेशंस भी कम लगते हैं, 4 to 5 सेशंस। वो कैसे होता है? उसका भी ट्रीटमेंट इंजेक्शन से ही होता है? प्रोसीजर सेम है दोनों का, बस जो ट्यूब्स आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। अच्छा, तो उस वजह से इफेक्ट भी डिफरेंट आएगा? देखो, अगर सिर्फ हेयर फॉल है, हेयर फॉल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, बी इट नॉर्मल पीआरपी ऑल्सो और जीएफसी ऑल्सो, वो तो आपका मतलब काफ़ी हद तक 80-90% तक रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ रीग्रोथ की बात आती है, जीएफसी इज मच बेटर देन नॉर्मल पीआरपी, ठीक है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, वही ब्लड निकालना है, सेंट्रीफ्यूज करके इंजेक्ट करना है, बट जो ट्यूब्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। और उनके रिजल्ट्स भी, जैसे नॉर्मल पीआरपी में आपको 6 to 7 सेशंस लेने पड़ेंगे, उसमें 4 to 5 सेशंस में हो जाता है। तो बट रीग्रोथ के लिए जीएफसी इज बेटर। किसी का मान लो हेयर थिनिंग वाले केसेस में बहुत अच्छा रहता है जीएफसी। हेयर थिनिंग और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस होता है मैम? जैसे हेयर फॉल हुआ तो हेयर तो थिन हो ही जाएगा। देखो, ऐसा नहीं होता, किसी किसी के जेनेटिकली भी हेयर थिन होते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में होता है। और हेयर फॉल, एक तो नोटिसेबल हेयर फॉल होता है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ जा रहे हैं बाल, वहाँ जा रहे हैं। किसी किसी को हेयर फॉल नहीं दिखता, बहुत लंबे पीरियड से हो रहा है ये, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके बाल जा रहे हैं, उसको नोटिस भी नहीं हो रहे। वो हेयर थिनिंग डिफरेंट होती है। तो वो जेनेटिकली भी हो सकती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मल हेयर फॉल तो वेदर चेंज होने में भी हो जाता है, कि आप विंटर से समर आया, समर से विंटर्स, मॉनसून में बहुत ज़्यादा होता है, डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है। बट हेयर थिनिंग के ये सब फैक्टर्स नहीं होते हैं। हेयर थिनिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है और धीरे धीरे करके वो रिड्यूस होता है। ओके, तो तेल नहीं लगाएं फिर मैम? ये एक बहुत, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि तेल लगाओगे ना आप तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे। और तो मैम ये थोड़ा क्लियर करिए क्या है? देखो, तेल लगाने से क्या होता है, जब आप लगाते हो, मसाज करते हो स्कैल्प पे, तो डेफिनेटली मतलब थोड़ा मतलब स्टिमुलेशन मिलता है आपके इसको, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है ग्रोथ पे कुछ फ़र्क पड़े। बट इन केस ऑफ डैंड्रफ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।
लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि डैंड्रफ में फ्लेकी हो जाता है, तेल लगाने से सही हो जाएगा, नहीं होता। इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन जैसा होता है वो। तो अगर आप उस पर ऑयल लगा रहे हो तो एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग देम फूड, वो और चिपक जाएगा उसमें। और फिर डैंड्रफ में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। आपका डैंड्रफ जब ठीक हो जाए फिर आप वापस रिज्यूम कर सकते हो। ऑयलिंग भी ऐसी कि आप वॉश करने से 1 घंटे पहले आपने किया और फिर वॉश कर लिया। पूरे टाइम बालों में तेल लगाने से कोई मतलब नहीं है। यू कैन यूज सिरम्स, मास्क अपने बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर मैनेजेबल बनाने के लिए, बट ऑयलिंग से तो कोई मतलब नहीं है। ऑयल आप लगाते हो, आप देखोगे डस्ट वगैरह कितनी ज्यादा चिपक जाती है। बाहर भी जाते हो आप, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि डैंड्रफ हो रहा है तो हम ऑयलिंग भी कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो। ऑयलिंग से और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है कंडीशन, क्योंकि आप खुद देखो ना, वो एक बार के लिए आपको इचिंग वगैरह से रिलीफ मिल जाएगा, बट एक्चुअली वो वहीं पे चिपका होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब जैसे स्कैल्प के हेल्थ को हम इंटरनली कैसे ठीक कर सकते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो, जैसे आपने बोला, डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन सिचुएशन कंडीशन ना, तो ये फंगल इन्फेक्शन बेसिकली क्यों होता है? मतलब डैंड्रफ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते हैं उसमें। अच्छा। आपके अगर स्कैल्प क्लीन नहीं है, बहुत दिनों तक आपने वॉश नहीं किया है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। और जैसे स्कैल्प भी ऑयल प्रोड्यूस करता है ना, तो किसी का स्कैल्प ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, किसी का उस वजह से भी होता है। हाँ, जिनका ऑयली स्कैल्प होगा उसमें डैंड्रफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको रिपीटेडली वॉश करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा वॉश करेंगे उतना ज़्यादा बाल टूटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे किसी के लंबे बाल हैं और अगर वो भी काफ़ी रेगुलरली वॉश करे तो उनके ज़्यादा नहीं टूटेंगे बाल? कोई इशू, देखो थोड़ा बहुत ब्रेकेज होता है, वो नॉर्मल होता है। अगर मान लो आप ऑल्टरनेट डेज भी वॉश कर रहे हो, अगर आपको डैंड्रफ है या फिर आप क्लीन रखने के लिए भी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं आपके बाल, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। उन सब चीज़ों में आप वो कर सकते हो। बाकी जितना स्कैल्प को क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, हाइड्रेट कैसे करते हैं मैम बालों को? स्किन को तो चलो पानी पी के कर लिया, तो बालों पे भी वही पानी डाल के नहीं तो देखो बेसिकली स्किन और हेयर पे वही होता है जो आपके इंटरनली हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब इनटेक ऑफ वाटर नॉट ओनली जस्ट मेक्स योर स्किन हेल्दी बट आल्सो योर हेयर मतलब योर स्कैल्प। बिल्कुल बिल्कुल, स्कैल्प में भी। और बाकी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ओमेगा 3 यू कैन टेक, देन बायोटिन यू कैन टेक। बायोटिन की वैसे जनरली इंडिया में इतनी डेफिशिएंसी होती नहीं है, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट। ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, तो दैट यू कैन स्टार्ट। बाकी खाना जैसा आप खाओगे उस अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और ऑयली फूड खा रहे हो तो, और डेफिनेटली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तो एग्रीवेट करता ही है हेयर लॉस, हेयर थिनिंग को। तो पहले से मैम क्या डिफरेंस आपको लगा? जैसे आपके पास पेशेंट्स जब आते हैं तो व्हाट आर द लाइक नॉर्मल मेजर कॉजेज जिनकी वजह से वो आते हैं आपके पास स्किन के लिए? स्पेशली स्किन के लिए तो बेसिक मेनली तो एक्ने स्कार्स के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मतलब एक्टिव एक्ने तो फिर भी मतलब ट्रीटेबल है आपके नॉर्मली, वो मेडिकेशन से, टॉपिकल एप्लीकेशन मेडिकेशन से उनसे हो जाता है। बाकी जो एक्ने स्कार्स होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। आपने देखा होगा किसी को पिट्स होती हैं, एक्ने पिट्स होती हैं, स्कार्स होते हैं, वो हम ट्रीट ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कोई प्रोसीजर या ट्रीटमेंट ही करना हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एक्ने के लिए एंड स्कार्स के लिए आते हैं। जैसे मैम पीलिंग भी बहुत फायदेमंद होता है फॉर पीपल, बिकॉज वो एक वाइट कलर का थिक सा मास्क होता है और वो बहुत कूलिंग सेंसेशन भी देता है। आई एम श्योर जिनको पिंपल्स रहे होंगे उनके कॉलेज में और जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया होगा, स्पेशली ये जो पीलिंग वाली चीज़ है, ये बहुत ही एक मिंट वाला इफेक्ट देते हैं आपके फेस में। एंड देन वो यूजुअली मतलब दे आर ओनली अवेलेबल इन मेडिकल और फार्मेसी, ऐसे आपको किसी कॉस्मेटिक शॉप में नहीं मिलेगा वो दोस काइंड ऑफ पील, वो वाइट वाला मास्क। देखो हम तो वो यूज नहीं करते हैं, वी यूज सैलिसिलिक पील फॉर एक्ने
पेशेंट्स Okay. जिनको एक्टिव एक्ने होता है। एंड हाउ अबाउट जिनका एक्ने अभी अभी ठीक हुआ है बट दे हैव स्कार्स? आई थिंक दिस इज फॉर स्कार्स, नॉट जस्ट फॉर एक्ने. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द पील वाला थिंग इज कि वो कुछ आई डोंट नो बट इट वाज वेरी ठंडा ठंडा कूल कूल. वो तो नहीं, मतलब मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। बेसिकली इस तरीके का ऐसा कोई पील मतलब अभी तक मैंने नहीं देखा, या तो पहले कभी आता होगा पहले कहीं, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10-12 years बैक. अच्छा नहीं, हम लोग तो बेसिकली सैलिसिलिक पील यूज करते हैं ठीक एक्टिव एक्ने के लिए, जो आपका एक्टिव एक्ने है उसको रिड्यूस कर देता है। बहुत सारी पील्स होती हैं हर स्किन कंडीशन के लिए अलग अलग। जैसे मान लो आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए अलग पील होगी, पिगमेंटेशन है उसके लिए अलग, टैनिंग है उसके लिए अलग, अलग अलग चीजों की अलग अलग पील्स होती हैं। तो हर स्किन टाइप, जैसे आप करवाओगे तो अलग, मैं करवाऊंगी तो अलग, ये करवाएंगे तो अलग, तो सबके लिए डिफरेंट। तो वो जो मास्क शीट हम लोग लेके आते हैं आजकल, जो शीट मास्क मिल जाती हैं, वो दैट इज गुड, हाइड्रेट करता है। इनफैक्ट आप कुछ किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है तो वो बिफोर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू हाइड्रेट, उससे काफ़ी अच्छा मेकअप रहता है। या फिर अगर आप रेगुलरली भी मतलब एक्सेप्ट ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन, आप नॉर्मली उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कोरियन स्किन, ग्लास टाइप स्किन अचीव करने का बहुत बड़ा हाइप है ये. तो सबको कोरियन स्किन मिल सकती है क्या? इंडियंस को कोरियन स्किन मिल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनका क्लाइमेट डिफरेंट है, उनकी डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है हमसे, हाँ. तो वैसा नहीं हो सकता। हाँ, वी कैन मतलब ट्राई, उनके स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तो आते हैं। फर्मेंटेड राइस वगैरह लगाएंगे तो नहीं होगा? मैं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कोरियन स्किन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी जेनेटिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एग्जैक्टली। बाकी उनका जो इस फील्ड में उन्होंने जो रिसर्च की है, जो प्रोडक्ट्स बनाया है, दैट आर वेरी गुड। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करके देखो, बट वो ऐसा नहीं है कि सब स्किन टाइप पे सूट करते हैं, ठीक है। जिनकी स्किन टाइप पे सूट करते हैं उनको डेफिनेटली, आपने स्नेल म्यूसिन के बारे में सुना होगा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन है, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। देन यू कैन यूज़ राइस वाटर वाले फेस वॉश और ये सब चीज़ें आती हैं, टोनर आते हैं, दैट यू कैन यूज। तो उनको हम अपने डे टू डे स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हैं, बट उससे ऐसा नहीं है कि उनके जैसी स्किन हो जाएगी। देन कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट्स भी आजकल बहुत सारे लोग करने लगे हैं, पर ऐसा नहीं होता, उससे ऐसा नहीं होता कि उनके जैसी स्किन हो जाती है। वो बेसिकली एक तरीके का प्रमोशनल चीज़ होती है कि आप प्रमोट कैसे करते हो, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। उससे बेसिक हम लोग खुद भी करते हैं कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट, बट बेसिकली उससे अनइवन स्किन टोन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, आपके टैनिंग रिमूव हो जाती है, ग्लो आता है बेसिकली। अब देखोगे ज्यादातर कोरियंस का ग्लो बहुत ज्यादा, मतलब वो उस तरीके का खाते भी हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं है, ऑयली नहीं है, बहुत क्लीन खाते हैं वो लोग, बॉइल्ड खाते हैं। तो वो सब चीजें भी डिपेंड करती है। तो हम बैठे बैठे नहीं सोच सकते हम इंडियंस को चाहिए मसाला, तेल, घी, तो कैसे चलेगा? चलिए ठीक है। अच्छा, शुगर का क्या है मैम? शुगर कैसे हमारी स्किन को इफेक्ट करती है? लोग अगर शुगर नहीं खा रहे हैं तो शुगर फ्री कैप्सूल्स खा रहे हैं या उससे और सप्लीमेंट्स जो हैं वो शुगर के, बट वो भी इन अ वे, जैसे अब जैसे फ्रूट्स हैं उसमें भी फ्रक्टोज तो होता ही है, वो नेचुरल शुगर है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में तो शुगर जा ही रहा है ना। देखो, नेचुरल शुगर और जो नॉर्मल शुगर होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो नेचुरल शुगर भी होता है उसमें भी आप देखोगे ज़्यादातर मना करते हैं, जूसेस वगैरह मत कंज्यूम किया करो, क्योंकि जूसेस वगैरह में क्या होता है, एक साथ आप मान लो ऑरेंज का जूस आप ले रहे हो, तो एक साथ आप 9 to 10 ऑरेंजेस का जूस लेते हो, एक ग्लास में बनता है वो। आप 9 to 10 ऑरेंजेस एक साथ नहीं खा सकते, तो एक साथ कितना सारा शुगर जा रहा है ना, तो वो स्पाइक करता है वो इंसुलिन को, तो वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। आप नेचुरल शुगर नॉर्मल उसमें खा सकते हो, वो इतना इफेक्ट नहीं करता। जो प्रोसेस शुगर होता है, मिठाइयाँ हो गई आपकी, या आप डे टू डे में कॉफ़ी में या चाय में डाल के बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो, वो चीज़ डेफिनेटली इफेक्ट करती है। वो आपका बॉडी में, अगर किसी का एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देगी। आप देखोगे
जो शुगर ज़्यादा खाते हैं उनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा रेड रेड दिखती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है शुगर से, और वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके, तो उससे एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों को काफ़ी कम खाना चाहिए। हम लोग सबसे पहले शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ही बंद करते हैं एक्ने प्रोन स्किन वालों का, तो वो एक मेजर चीज़ होती है शुगर से। मतलब एनी फॉर्म ऑफ शुगर इज़ नॉट हेल्दी। आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाओगे फॉर एवरी स्किन टाइप, ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ स्किन के साथ बाकी और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है शुगर को लेके, तो वो आपको थोड़ा सा मतलब मॉडरेट उसमें खाना चाहिए। ओके अब जैसे आजकल लेट 20s में या अर्ली 30s में लोगों ने ना स्किन एस्थेटिक्स कराना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो अगर हम हमारे मम्मी से या अपने पहले वाले जनरेशन से बोलें तो वो तो ये बोलेंगी क्या कर रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम मतलब उनके लिए पार्लर जाना ही इज़ अ बिग डील। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम स्किन एस्थेटिक्स के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनको नहीं रिलेट कर पाएंगे वो कि व्हाई आर यू गेटिंग सिरिंज ऑन योर फेस, आपको इंजेक्शन अपने चेहरे पे लगाने की क्या जरूरत है। देखो क्या होता है कि उनका टाइम अलग था और ये टाइम बहुत अलग है। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्ली 20s में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं दीज आर प्रिवेंटिव, ठीक है, आप अपने आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो, ज़रूरी नहीं है आप ट्रीटमेंट पे ही जाओ डायरेक्टली। आप जो स्किन केयर रूटीन है अपना वो एक बेसिक बहुत अच्छा कर सकते हो, जिसकी उससे भी बहुत ज़्यादा अगर आप बेसिकली आप खुद भी नोटिस करोगे, अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप सनस्क्रीन भी यूज़ करना स्टार्ट किया ना तो आप खुद भी चेंजेस देखोगे अपनी स्किन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाकी सारे अगर आप ट्रीटमेंट्स लेते हो तब तो बहुत बेसिकली मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अगर आपको कोई स्किन कंसर्न नहीं है तो आप अर्ली 20s वगैरह में अपना स्किन केयर आप अच्छा रख सकते हो, कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। जैसे डायरेक्टली आप फेस पे सनस्क्रीन लगा सकते हो अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हो तो लगाने को तो कोई भी लगाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना चाहिए, वो स्किप नहीं करना चाहिए। आप उसी टाइप का खरीदो तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जो आपकी स्किन टाइप का हो, क्योंकि ड्राई स्किन वाले तो देखो लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उनको लेयरिंग करने में। मेन प्रॉब्लम ऑयली स्किन के साथ आती है, उनको बहुत स्टिकी लगता है। तो आप वही खरीदो जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता हो, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग खरीदोगे तो फिर आपको नहीं लगेगा स्टिकी। तो मॉइस्चराइजर के साथ लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और 30s में जो आप 20s में यू कैन आफ्टर 25 यू कैन स्टार्ट विद रेटिनॉल ऑल्सो, ठीक है, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देन यू कैन टेक ऐसा फेशियल एस्थेटिक में ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें एज ऐसे कन्फाइंड हो कि इस एज में आपको ये लेना है। मान लो आपको डार्क सर्कल्स 21 ईयर्स में ही है या फिर मतलब कोई पिगमेंटेशन हो रहा है, आपको एक्ने स्कार्स हो रहे हैं, तो यू कैन टेक दैट ट्रीटमेंट। तो डार्क सर्कल्स भी क्योर हो सकते हैं? हाँ, हो जाते हैं डार्क सर्कल्स भी, उसके लिए भी बहुत सारी पील्स होती हैं। देन वी कैन डू फिलर्स आल्सो, तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से हो जाते हैं। ओके, तो बिकॉज़ दीज ऑल आर वेरी सेंसिटिव एरिया, तो मुझे लगा कि पता नहीं मतलब नहीं हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फुल्ली क्योर हो जाएंगे बिल्कुल 100% साफ, ऐसा नहीं होता, थोड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ा फर्क पड़ता है, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट्स आप किसी भी एज में ले सकते हो, 20s 30s कोई, और 30s के बाद आप जो लेते हो अगर आपका वो है तो आप मतलब करेक्टिव लेते हो, बेसिकली एंटी एजिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप रिंकल्स के लिए लेते हो, फाइन लाइंस के लिए लेते हो, देन अगर सैगिंग हो रही है उसके लिए आप लेते हो, तो वो ट्रीटमेंट्स फिर वही बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये सब ऐसा नहीं है कि वो आप 20s में नहीं ले सकते। जब भी जिसको भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो आप ले सकते हो, बट बेसिक एक अर्ली 20s में आपको एक अच्छा स्किन केयर रूटीन तो होना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आगे एंटी एजिंग लेट होगी आपकी, और उसके अलावा सन डैमेज भी कम होगा, ग्लो मेंटेन रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगी स्किन, ऑल ऑफ दैट। ऑल राइट, तो डॉक्टर रिहा से आज हमने बहुत सारी बातें करी, स्पेशली आपकी स्किन के लिए, स्किन एस्थेटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा, और थैंक यू बोलेंगे डॉक्टर रिहा को हम
और आप देखते रहिए मेरा शो, क्योंकि अगला एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नए गेस्ट के साथ एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।